आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह और बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, सपा करेगी हाथरस हादसे के पीड़ितों की मदद। तो लखनऊ से जानकारी, सपा हाथरस हादसे के पीड़ितों की मदद करेगी। तो समाजवादी पार्टी पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई है। पीड़ितों की आर्थिक सहायता करेगी समाजवादी पार्टी। तो ये जानकारी लखनऊ से समाजवादी पार्टी मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख का आर्थिक मदद करेगी। पार्टी फंड से आर्थिक मदद करेगी समाजवादी पार्टी। तो ये जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से सपा अध्यक्ष के निर्देश पर दिया जाएगा आर्थिक मदद। रामजी लाल सुमन की अगुवाई में बांटे जाएंगे राशि। तो ये जानकारी सामने आ रही है। अखिलेश यादव के निर्देश पर जो है अब समाजवादी पार्टी जो है पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रही है और रामजी लाल सुमन की अगुवाई में ये राशि बांटे जाएंगे। तो जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से पार्टी फंड से आर्थिक मदद करेगी समाजवादी पार्टी और 1-1 लाख रुपए का मदद जो है मृतकों के परिजनों को किया जाएगा और पीड़ितों की आर्थिक सहायता समाजवादी पार्टी करेगी। हाथरस हादसे के पीड़ितों की मदद के लिए सपा आगे आई। लखनऊ से अहम जानकारी सामने आ रही है। पीड़ितों की आर्थिक सहायता करेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव के निर्देश पर 1-1 लाख का मदद सपा की ओर से किया जाएगा और यह जानकारी सामने आ रही है। हाथरस हादसे में जो पीड़ित है और जो मृतक है उनके परिजनों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। तो लखनऊ से यह जानकारी, सपा हाथरस हादसे के पीड़ितों की मदद करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, अब हाथरस हादसे में समाजवादी पार्टी जो है पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई है। जो मृतक है उनके परिजनों को 1-1 लाख रुपए की सहायता करने जा रही है। जी बिल्कुल, जो ही जिस तरह से हाथरस में हृदय विदारक हादसा हुआ, इससे सभी लोग जो है काफी आहत हुई। हालांकि हाथरस हादसे को लेकर सियासत भी तेज हो गई थी और योगी सरकार को घेरने के लिए तमाम कटाज भी किए गए। हालांकि योगी सरकार ने पीड़ितों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को जो है 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का घोषणा की थी और उन्हें आर्थिक सहायता मिल भी रही है। और इन सब के बीच समाजवादी पार्टी का भी सराहनीय कदम देखने को मिल रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर रामजी लाल सुमन अब आर्थिक सहायता बांटेंगे और यह दावा किया गया है कि रामजी लाल सुमन जो मृतक है उनके परिवारीजनों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देंगे। हालांकि यह सराहनीय कदम जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर उठाया जा रहा है और जिस तरह से पीड़ितों को अब आर्थिक सहायता की जरूरत है, इस पर भी समाजवादी पार्टी ने 2 कदम आगे बढ़ाया है। और जिस तरह से एक तरफ सरकार मदद करने में जुटी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने पूरा प्लान तैयार किया है पीड़ितों की मदद के लिए। जी जूही, बिल्कुल। और हम अगर बात करें रामजी लाल सुमन, लगातार पहले भी जो है पीड़ित उनसे बातचीत की उन्होंने और लगातार जो सहायता का आश्वासन उन्होंने दिया था और अब जो है अखिलेश यादव भी इसमें समर्थन कर रहे हैं और 1-1 लाख की राशि जो है मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे। लेकिन क्या ये वोट को ध्यान में रखते हुए किया गया है? देखिए, जिस तरह से जो हृदय विदारक घटना हुई है इस पर मदद की जिम्मेदारी सभी राजनीतिक दलों को होती है, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो। क्योंकि जिस तरह से पीड़ित परेशान होते हैं और इस दुख की घड़ी में अगर कोई कंधे से कंधा मिलाकर चलता है तो उसकी सराहना भी लाजमी है। और जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर पीड़ितों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्देश जारी हुआ है और रामजी लाल सुमन लगातार पीड़ितों के संपर्क में है। कहीं न कहीं जो व्यथा थी रामजी लाल सुमन और समाजवादी पार्टी ने सुनी और यह निर्णय लिया गया। हालांकि अब इसे सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि 10 सीटों पर चुनाव है और चुनाव की तैयारी भी सभी राजनीतिक दलों ने की है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से समाजवादी पार्टी पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई है तो कहीं न कहीं इस मामले को सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। और दूसरा पहलू यह भी है कि इस
हृदय विदारक हादसे पर जो है समाजवादी पार्टी का दिल पसीजा और वह मदद के लिए आगे आ रही। जी बिल्कुल आसिफ, ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार के साथ साथ विपक्ष भी उन पीड़ितों के साथ है। लेकिन अगर हम फंड की बात करें, पैसे की बात करें, तो पार्टी कह रही है कि ये हम अपने ही फंड से लेकर आएंगे। हालांकि हम देखें तो इसमें जो मृतक है वो 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा है। लगभग 121 लोगों की मौत हुई है और सबके लिए पार्टी फंड से पैसे दिए जाएंगे। जी निश्चित तौर पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी मजबूत है यूपी में और खासकर उनके कार्यकर्ताओं की संख्या भी ज्यादा है और साथ ही साथ सांसद और विधायकों की संख्या भी काफी है, तो ऐसे में जिस तरह से पार्टी फंड से पीड़ितों की मदद के लिए ऐलान हुआ है और जिस तरह से पीड़ितों की मदद के लिए समाजवादी पार्टी आगे आ रही है, तो यह कहा जा सकता है कि सराहनीय कदम है। और सूत्रों से यह भी पता चला है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे चंदा भी लिया जाएगा और पार्टी फंड में मंगवाने के बाद पीड़ितों की मदद के लिए जिस तरह से जो कार्रवाई चल रही उसे अमली जामा पहनाया जाएगा और पीड़ितों को 1-1 लाख रुपए की मदद की जाएगी। जी, यानी कि जिस तरीके से हम देखें लोकसभा चुनाव में सपा ने अच्छी बढ़त बनाई है और कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है, जिस तरीके से उन्होंने अब सहायता करने का ऐलान किया है, इसका फायदा उन्हें उपचुनाव में भी शायद देखने को मिल सकता है। ये निश्चित तौर पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी तमाम मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरती है, उसकी कार्यकर्ता किसानों के मुद्दे हो या फिर कोई हादसा हो जाता है तो उस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूरी तरह से एक्टिव नजर आते हैं। अभी कल ही उन्नाव हादसे को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार से आर्थिक सहायता के साथ साथ उनके समुचित इलाज की मांग की और साथ ही साथ इस हादसे के पीछे जिस तरह से यह खुलासा हुआ है कि इस बस का फिटनेस नहीं हुआ था, तो इस पर भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आवाज उठाई। किसानों को मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी मुकर रहती है, वहीं पेपर लीक मामले में भी समाजवादी पार्टी जो है आगे आई, तो कहने का मतलब है कि हर मुद्दों पर समाजवादी पार्टी मुखर होती है और इस हादसे पर भी जिस तरह से समाजवादी पार्टी मदद के लिए आगे आई है, इससे साफ कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का लोगों की मदद करने में दिल भी बड़ा है और यही वजह है कि जो आर्थिक सहायता दी जानी है उसको लेकर मंथन हुआ पार्टी नेताओं के बीच और यह निर्णय लिया गया है कि अब पीड़ितों की मदद की जाएगी। बिल्कुल आसिफ, बने रही हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और लखनऊ से एक और जानकारी सामने आ रही, यूपी में डिजिटल अटेंडेंस पर सख्ती शुरू। 3 दिन ऑनलाइन अटेंडेंस ना दर्ज कराने वालों का रुकेगा वेतन। शिक्षकों के वेतन रोकने के दिए गए निर्देश। आज से शिक्षकों कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो 3 दिन ऑनलाइन अटेंडेंस ना दर्ज कराने वालों का वेतन रोका जाएगा। शिक्षकों के वेतन रोकने के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। वहीं आज से जो ये लागू हो गए हैं और शिक्षकों कर्मचारियों पर आज से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी उन्नाव में शिक्षकों का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया है। तो ये वो 2 जगह है जहां फिलहाल शिक्षकों का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया है और आज से जो है शिक्षकों कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और 3 दिन ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज अगर नहीं कराते हैं तो ऐसे में कर्मचारियों का, शिक्षकों का वेतन रोका जाएगा। तो ये जानकारी सामने आ रही है। अब यूपी में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर ये सख्ती जो है शुरू हो चुकी है। तो बाराबंकी से उन्नाव में शिक्षकों का वेतन जो है वो, और बात करें तो अन्य विभागों की तरह हाफ डे अवकाश भी इसमें दिया जाएगा। राज्य कर्मचारियों की तरह 3 EL, 30 EL, 15 CL या महाविद्यालयों के शिक्षकों की तरह PL भी मिले, शिक्षकों की ऐसी मांग है। वहीं अन्य विभागों की तरह प्रतिकर अवकाश भी जो है शिक्षकों की मांग है कि दिया जाए। और मौसम की प्रतिकूलता और इसके साथ ही विभागीय कार्यक्रमों के जो हिसाब है और उस हिसाब से ऑनलाइन उपस्थिति में भी छूट दिए जाने की मांग जो है शिक्षक कर रहे हैं। सर्वर क्रैश होने पर कुछ वैकल्पिक सुविधाएं व्यवस्था के लिए जो है स्पष्ट
दिशा निर्देश भी जारी करने की मांग जो है शिक्षक कर रहे हैं, लगातार हड़ताल कर रहे हैं। वहीं 30 किलोमीटर की परिधि में हर किसी को जो है विद्यालय मिले, तो ये जो है मांग शिक्षकों की ओर से किए गए हैं। और अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर तो ऑनलाइन हाजिरी पर टीचर्स और शिक्षा विभाग जो है आमने सामने हैं। और जो ऑनलाइन अटेंडेंस लागू किए गए हैं, इसको लेकर बात करें तो आदेश रद्द नहीं होने पर पूरे यूपी में विरोध जो है वो जारी है। और इसी को देखते हुए फिलहाल 2 जगहों पर इसे शुरू किया गया है। ऑनलाइन हाजिरी पर शिक्षकों का बवाल क्यों? तो लगातार जो है ऑनलाइन हाजिरी पर बात करें, शिक्षक जो है शिक्षा विभाग के खिलाफ है। शिक्षकों का सवाल है, ऑनलाइन हाजिरी पर बवाल लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो सरकार से शिक्षक सवाल कर रहे हैं, हाजिरी नहीं तो सैलरी नहीं, ऐसा सरकार की ओर से जो है व्यवस्था किया गया है शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। हालांकि बात करें तो ऑनलाइन हाजिरी पर बवाल लगातार शिक्षकों की ओर से देखा जा रहा है, विरोध कर रहे हैं शिक्षा विभाग की, और उसमें कुछ मांगे भी शिक्षक कर रहे हैं। तो अध्यापक महोदय की हाजिरी का ये सवाल है, और ऐसे में लगातार उत्तर प्रदेश में विरोध देखा जा रहा है। और शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो अब शिक्षकों के लिए कोई भी बहाना नहीं होगा, पढ़ाई के लिए स्कूल में पढ़ाने बच्चों को आना ही होगा। और बात करें तो हुजूर का संस्थान है, ऑनलाइन हाजिरी समाधान है। और आसिफ, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, जिस तरीके से हम बात करें उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल 2 जगहों पर ये जो ऑनलाइन अटेंडेंस की जो नियम है वो लागू किए गए हैं, लेकिन हम शिक्षकों की बात करें अन्य जगहों पर लगातार वो विरोध प्रदर्शन जारी है। जी बिल्कुल, जो है जिस तरह से योगी सरकार ने लापरवाह और कामचोर शिक्षकों पर नकेल कसने के लिए डिजिटल हाजिरी का फरमान सुनाया है, इससे कहीं ना कहीं जो है कामचोर शिक्षकों में हड़कंप भी मच गया है। क्योंकि अगर बात करें प्राथमिक शिक्षा की, तो लगातार प्राथमिक शिक्षा का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा था। और जिस तरह से सरकार शिक्षकों को सैलरी देती है, उसके एवज में जो शिक्षा प्रणाली है वह व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रही थी। लगातार बच्चों की संख्या प्राथमिक स्कूलों से घटती जा रही थी। तो इसके पीछे साफ तर्क था कि गुरुजी जो आज शिक्षक तैनात है वह ड्यूटी के समय नदारद हो जाते हैं, वह कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पहुंच जाते हैं, और लेट लतीफ पहुंचने की वजह से जो शिक्षा प्रणाली है उस पर काफी असर देखने को मिल रहा था। जो है कई सारी मांग भी अपनी तरफ से कर रहे हैं, और हालांकि हम देखें तो कहीं ना कहीं कुछ जायज भी है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था सरकार दुरुस्त करने की बात करे, लेकिन जिस तरीके से ऑनलाइन अटेंडेंस की बात सामने आ रही है, ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है या फिर सर्वर क्रैश हो गया, तो इसके लिए जो शिक्षक मांग कर रहे हैं कि कुछ छूट या वैकल्पिक सुविधाएं दी जाए, तो क्या सरकार को यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है? जी बिल्कुल जी, जो है जिस तरह से आज तीसरे दिन भी शिक्षकों का जो है विरोध प्रदर्शन जारी है। कई जिलों में काली पट्टी बांधकर शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनकी यह मांग है कि अगर सर्वर डाउन रहता है, क्रैश रहता है, तो उसमें वैकल्पिक जो है व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उनका वेतन न काटा जाए। वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों की यह भी मांग है कि विद्यालय, नजदीकी विद्यालय में उनकी तैनाती दी जाए, जिससे वह उनको सही समय पर पहुंचने में कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो यह मांग जो है कहीं ना कहीं शिक्षकों की जायज भी लगती है, क्योंकि अक्सर नेटवर्क प्रॉब्लम भी रहती है और हो भी सकती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर मौसम खराब रहा तो शिक्षकों को दूर से आना है, तो विद्यालय पहुंचने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और इसको भी योगी सरकार को देखना चाहिए। हालांकि डिजिटल हाजिरी में जो व्यवस्था की गई उसमें कहीं न कहीं सुधार की भी जरूरत है, क्योंकि समस्याएं सभी के सामने आ सकती है। हालांकि जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह व्यवस्था लागू की है, काफी सराहनीय कही जा रही है। लेकिन वहीं अगर दूसरे पहलू की बात करें तो प्राथमिक शिक्षकों को नजदीकी विद्यालय में तैनाती के साथ साथ सर्वर को भी ध्यान में रखते हुए इसकी भी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, जिससे जो शिक्षक है उनका नुकसान न हो सके। और यह मांग भी कहीं न कहीं जायज भी दिख रही। जी।
बिल्कुल आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और ऐसे में शिक्षा विभाग की ओर से फिलहाल प्रदेश के 2 जगहों पर जो है ये नियम लागू किए गए हैं। तो डिजिटल अटेंडेंस पर सख्ती आज से शुरू हो गई है। उन्नाव में डबल डेकर बस और कंटेनर दुर्घटना में हुई मौत पर यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान सामने आया है। मंत्री जी ने मामले में दुख जताते हुए कहा कि इस गाड़ी का फिटनेस नहीं था, परमिट फेल हो चुका था, पॉल्यूशन फेल था और फिर भी ये गाड़ी चल रही थी। कई बार चालान भी किया गया था, फिर भी ये गाड़ी चल रही थी और इसका मालिक अवैध गाड़ी चलाने के लिए हैबिचुअल हो गया था। इसलिए इस बार ड्राइवर ही नहीं मालिक पर भी कार्रवाई हो रही है। मालिक के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है और ये गाड़ी महोबा से रजिस्टर्ड कराई गई थी। ये बिहार से दिल्ली जाती थी और भोर में ये लोग चलाते हैं और जब अधिकारी रोड पर नहीं रहते थे, जिस जिले से ये गाड़ी क्रॉस की है उस जिले के सभी अधिकारियों को हमने नोटिस जारी किया है कि जवाब दें कि ये गाड़ी कब से चल रही थी। टोल टैक्स से कैमरे की रिकॉर्डिंग भी मंगाई गई है कि ये गाड़ी कब कब क्रॉस की है। यदि ये गाड़ी बार बार चली है तो हम उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई करेंगे। ये दुर्घटना बहुत ही दुखद है और उसमें बहुत लोगों की मृत्यु हुई है। 18 लोग उसमें मृत्यु हुई है और बाकी लोग जो है घायल हैं। और ये गाड़ी उन्नाव के पास जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुई है। ये गाड़ी का फिटनेस नहीं था, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था, परमिट फेल हो चुका था और फिर भी ये गाड़ी चल रही थी। कई बार इसका चालान किया गया, फिर भी चल रही थी। इसके मालिक इसको अवैध गाड़ियों चलाने के लिए हैबिचुअल हो गया है। इसलिए इस बार केवल ड्राइवर और कंडक्टर पर नहीं, इस बार मालिक पर भी कार्रवाई हो रही है। मालिक के ऊपर FIR दर्ज कराई गई है और हमारे जो अधिकारी हैं ये महोबा से रजिस्टर्ड हुई थी गाड़ी और ये गाड़ी बिहार से दिल्ली जाती थी और भोर में ये लोग गाड़ी को चलाते थे, रात में चलाते थे जब अधिकारी सड़क पर नहीं रहते थे। तो उसके बाद फिर भी हमने ये सभी अधिकारियों को जिस जिले से ये गाड़ी क्रॉस की है उस सभी अधिकारियों पर मैं शो का नोटिस जारी कराया हूँ कि वो जवाब दें कि गाड़ी कब से चल रही थी। जो हमारे टोल हैं, टोल से मैं कैमरे के रिकॉर्डिंग मंगा रहा हूँ कि गाड़ी कितनी बार चली है। यदि ये बार बार वहाँ चली है और हमारे अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं किए हैं तो उन पर भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निखिलेश हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। निखिलेश, अब जिस तरीके से उन्नाव में जो हादसा हुआ उसको लेकर जो मंत्री ने बयान दिया है, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि अब गाड़ी के ड्राइवर ही नहीं बल्कि मालिक पर भी कार्रवाई होगी। CCTV जो फुटेज है वो भी मंगवाए गए हैं। निखिलेश, आवाज मिल पा रही है आपको? मिल रही है जी। आपको बता दें, बिल्कुल कल उन्नाव में जो एक हृदय विदारक दुर्घटना हुई उसकी गूंज उन्नाव ही नहीं प्रदेश ही नहीं पूरे देश में गूंजी और अब जिला प्रशासन के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार का परिवहन विभाग भी अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग चुका है। उन्नाव के ARTO प्रवर्तन AK सिंह ने थाने पर बस के मालिक पर मुकदमा दर्ज कराया है क्योंकि बस के जो भी कागजात थे, परमिट भी उसका पूरा नहीं था और प्रदूषण भी नहीं था और कई उसमें खामियां निकली हैं कागजात में। उसके बिना भी ये बस लगातार चल रही थी जिससे एक सवालिया निशान खड़ा होता है परिवहन विभाग के अधिकारियों पर। हालांकि इस हृदय विदारक दुर्घटना से जो प्रशासन है वो अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग चुका है और अब ये तो देखने वाली बात होगी कि इस पर किस तरह से लगाम लगाई जा सके कि आगे ऐसी भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा ना हो पाए। बिल्कुल निखिलेश, लेकिन सवाल ये है कि परिवहन विभाग जो है इतने लोगों की मौत होने के बाद ही क्यों जागा? क्या पहले से जिस तरह से ये जिस तरीके से अभी बताया जा रहा है कि गाड़ी का फिटनेस नहीं था, परमिट फेल हो चुके थे, पॉल्यूशन फेल था, इन सबकी जांच पहले क्यों नहीं की गई? ये हादसे होने के बाद ही क्यों सामने आते हैं?
जी देखिए, बिल्कुल बता दें कि उन्नाव परिवहन विभाग के आरटीओ AK सिंह ने कहा है कि इस मामले में जो भी अधिकारी संलिप्त उनकी अगर पाई गई है, लापरवाही पाई जाती है, तो उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर सख्त रवैया अपनाया है और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न होने पाए, इससे अधिकारियों पर भी लगातार उन पर प्रेशर दिया गया है कि अब भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न होने पाए। समय समय पर जो भी बस चलती है, जो भी रूट निर्धारित है और जिस जिले से होकर गुजरती है, वहां के अधिकारी लगातार बसों की चेकिंग करेंगे। जी बिल्कुल निखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं देश में मानसून की एंट्री हो चुकी है। अधिकांश राज्यों में मौसम सुहाना बना हुआ है और बारिश का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। इस कारण कई जगहों पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ हालात उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल भारी बारिश और बाढ़ का जबरदस्त कहर पीलीभीत में देखने को मिल रहा है। पीलीभीत के पास से बहने वाली नदियां एक तरफ जहां उफान पर है, तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ ने खेत खलिहान में लगे फसलों को भी बर्बाद कर दिया है। आपको बता दें कि गांव के अंदर तक पानी भरा हुआ है और लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है। पीलीभीत के नवादा, भुजिया, मीरपुर के साथ साथ दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। और इसी कड़ी में पीलीभीत में बाढ़ के हालात का जायजा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ पीलीभीत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मैंने सुबह पीलीभीत और इस समय लखीमपुर खीरी का हम लोग सर्वे करते थे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते थे। मैं यहां पर आपके बीच में आया हूं। 133 गांव जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में ही आई इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में है। हजारों हेक्टेयर भूमि जो खेती की फसल की भूमि है, वह फसल उससे प्रभावित हुई है। बाढ़ से बचाव के लिए जनप्रतिनिधिगण और स्थानीय प्रशासन यहां पर अभी से पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ है। आपने शारदा बैराज के पास और अन्य क्षेत्रों में भी देखा होगा कि समय पर बाढ़ बचाव के उपाय करने के कारण बहुत सारी जगह में अचानक आई इस बाढ़ के कारण जनधन की बड़ी हानि को रोकने में मदद मिली। आपके जो विधायकगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, इनके द्वारा जो प्रयास समय पे किया गया था, आज उसका परिणाम है कि बड़ी आबादी को हम लोगों ने इससे बचाने में मदद की। लेकिन नेपाल और उत्तराखंड से काफी बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने के कारण नदी में जलस्तर काफी वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही बाढ़ की इस विभीषिका से जूझना पड़ रहा है। बचाव के लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट, इन सबको तो लगाया ही है। स्थानीय गोताखोर भी है। हर ग्राम पंचायत में नौकाओं की व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। बाढ़ चौकियां भी यहां पर 38 बाढ़ चौकियां भी स्थापित की गई हैं। बाढ़ से 12 जनपद वर्तमान में प्रदेश के प्रभावित हैं और इन 12 जनपदों में राहत और बचाव के कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। और मैं आज स्वयं भी पीलीभीत और लखीमपुर जनपद का दौरा करने के लिए आया हूं। जनपद लखीमपुर में लगभग 1 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है और इसमें हम लोगों ने यहां पर अभी तक यद्यपि कोई जनहानि और धनहानि हुई है, लेकिन जनहानि नहीं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।